देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है और किस तरीके से इस इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नैन्स्ट समीकरण के बारे में। इसके अलावा नैन्स्ट समीकरण से किस तरीके से साम्य स्थिरांक को प्रतिपादित किया जाता है या साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गिब्ज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नैन्स्ट समीकरण। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो आयनों की सांद्रता और ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसको समझाने के लिए नैन्स्ट एक वैज्ञानिक थे। तो नैन्स्ट वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी जिसे नाम दिया गया है नैन्स्ट समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नैन्स्ट समीकरण क्या है। इलेक्ट्रोड विभव का मान आयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। अभी हमने बात की, अभी मैंने बताया ना कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो आयनों की सांद्रता और ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, किसी सांद्रता एवं ताप पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए नैन्स्ट ने एक समीकरण दी जिसे नैन्स्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नैन्स्ट समीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, सामान्य इलेक्ट्रोड में निम्न अपचयन अभिक्रिया होती है। देखिए, ये आपको कोई अभिक्रिया दी हुई है, कोई अपचयन अभिक्रिया दी हुई है जो किसी इलेक्ट्रोड में हो रही है। और अपचयन का मतलब आप लोगों को पता है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो ये कोई अपचयन अभिक्रिया दी हुई है जिसमें कोई धातु आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में बदल रहा है। आगे देखिए, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। ई, यहाँ पे ई है, ई और यहाँ बेस में है Mn प्लस अपॉन एम। बेटा जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है M N प्लस, यानी M पर आवेश है N प्लस अपॉन एम, ये हमारे इलेक्ट्रोड के युग्म को बता रहा है। जो हमारा युग्म है, जो पेयर है इलेक्ट्रॉन, उसमें बता रहा है कि आयन कौन सा है, कौन सा धातु आयन है और धातु कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ई बेस में है M की पावर n प्लस अपॉन एम बराबर ई नोट, और वही बेस में Mn प्लस अपॉन एम माइनस आर टी अपॉन NF Ln। ऊपर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे जो हमारी धातु है, धातु की सांद्रता, और भाग दे देंगे यहाँ पे आयन की सांद्रता Mn प्लस। ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ पे जो ये धातु आयन, यहाँ पे जो ये धातु है, यहाँ पे जो ये धातु है इसकी सांद्रता क्या है, इकाई। बेटा जो धातु है उसकी सांद्रता क्या मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। तो चलिए हम लोग इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अब हमारा समीकरण क्या हो गया, देखिए E बराबर ई नोट माइनस आर टी अपॉन NF Ln, और यहाँ रख दिया हम लोगों ने 1, तो 1 अपॉन Mn प्लस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जो R है, देखिए बच्चों जो समीकरण में R दिया हुआ है, ये जो समीकरण में R है, ये समीकरण में R क्या है, गैस स्थिरांक है। T क्या है, ताप है। F क्या है, यहाँ पे फैराडे स्थिरांक है। और N यहाँ पे क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये जो आपको दिया हुआ है Ln के फॉर्म में, Ln का मतलब है log बेस E के फॉर्म में, ये आपको दिया हुआ है, log बेस E के फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो देखिए आगे R वही गैस स्थिरांक अभी मैंने आपको समझाया, और इस गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, F क्या है, फैराडे स्थिरांक है। देखिए बच्चों, फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96487। ठीक है, ये फैराडे स्थिरांक का मान होता है कूलाम पर मोल में। लेकिन इसको किसके बराबर माना जाता है, इसको बराबर माना जाता है 96500 के बराबर इसको माना जाता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह फैराडे स्थिरांक के इस मान की जगह हम ये काम में लेंगे। T
टी क्या है? टी केल्विन में ताप है। टी क्या है? यहाँ पे केल्विन में ताप है। और जो एन है वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। यानी अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पे एम एन प्लस जो है वो विलयन में उपस्थित आयन की क्या है? मोलर सांद्रता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम क्या करेंगे? आर का, एफ का, टी का और इनका हम लोग क्या रखेंगे? इनकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। चलिए भाई, हमने इस समीकरण में वैल्यू पुट कर दी तो E बराबर E नॉट। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, आप समीकरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो आपकी समीकरण है वो ln के फॉर्म में है। ln का मतलब होता है log बेस e के फॉर्म में है। जब हम इसे log बेस e को, जब इस log बेस e को हम लोग log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या किया जाता है? इसको गुणा कर दिया जाता है 2.303 से। वापस समझिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारी ये समीकरण है ये ln के रूप में दी हुई है, जो लघु गुणक के रूप में दी हुई है। इसका मतलब होता है log और बेस में होता है e। नीचे बेस में क्या होता है? e। जब log बेस e को हम log बेस 10 में बदलते हैं तो गुणा कर देते हैं 2.303 से। क्लियर है? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में। तो लीजिए भाई, इसके लिए हमने गुणा कर दिया 2.303 से गुणा कर दिया। ठीक है, लीजिए ये हमने मान रख दिया r का 8.314। देखिए r का मान रख दिया। ये हम लोगों ने ताप रख दिया 298 केल्विन ताप। ये हमने भाग दे दिया n। बेटा n हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं वो हमें अभिक्रिया से ही पता लगेगा। तो अभी हमने यहाँ पे रख दिया n और ये हमने f जो फैराडे स्थिरांक है उसका मान रख दिया 96500। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई? या आपको समझ में आया कि भाई ये पहले ln के फॉर्म में था। ln का मतलब है log जो बेस e है उसके फॉर्म में था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया log बेस 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने गुणा कर दिया 2.303 से। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए क्या होगा जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे। 2.303 गुणा 8.314 गुणा 298 और डिवाइड करेंगे 96500। यानी इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.059 यानी 0.059 हमारा निकल के आएगा। तो देखिए अब हमारे समीकरण ने क्या रूप ले ली। देखिए E बराबर E नॉट और ये हो जाएगा -0.059 अपॉन n log 1/mn प्लस। ये हमारी समीकरण हो गई। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब हम बेटा किसी भी डेनियल सेल की बात करेंगे, यानी किसी भी डेनियल सेल पर हम इस नैन्स समीकरण को लगा के देखेंगे। तो देखिए डेनियल सेल में Cu+2 तथा Zn+2 यानी कॉपर +2 आयन तथा Zn+2 आयनों की किसी सांद्रता के लिए इसे लागू करने पर, ठीक है, यानी डेनियल सेल पर अब हम इस नैन्स समीकरण को अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैथोड के लिए हमारी क्या समीकरण निकल के आएगी। कैथोड के लिए आप लोगों को पता है कि जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो तो व्यवहार करता है कैथोड की तरह, और जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है वो व्यवहार करता है एनोड की तरह। अरे भाई हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ के आए हैं कि जो डेनियल सेल होता है उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह व्यवहार करता है और जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए सबसे पहले हम कैथोड के लिए बात करेंगे। तो कैथोड के लिए E, और अब कैथोड का युग्म कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रोड युग्म है, Cu+2 Cu, ठीक है। और बच्चों आप लोगों को ये तो पता ही है कि जो हम इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं या जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं वो हमेशा अपचयन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन युग्म भी जो हम लोग लिखते हैं, जो इलेक्ट्रोड युग्म हम लोग लिखते हैं वो भी इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर आयन और नीचे मेटल के फॉर्म में, ठीक है। वापस देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि हम जो भी इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं, चाहे इलेक्ट्रोड विभव की बात करो या मानक इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड विभव की, उसको अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ई के बेस में यहाँ पे क्या है, Cu+2 अपॉन Cu। ठीक है, ये युग्म है कॉपर का जो कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो E बराबर E0 माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu+2। ये हमारे कैथोड के लिए हुआ नहीं हुआ? हुआ। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको वापस समझा रही हूँ। आप लोगों को ये पता है कि कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। अरे भाई कैथोड पे रिडक्शन होता है नहीं होता है? भाई क्या होता है, वास्तव में कैथोड पे जो हमारी अभिक्रिया होती है वो इस तरीके से होती है। Cu+2 है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाता है, Cu में बदल जाता है। क्लियर है? अभी हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने ये बात की थी कि हमेशा अपचयन विभव के रूप में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको लिया जाता है। अब ये कैथोड पे जो हमारी ये अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया के लिए हमारा जो E है उसका समीकरण क्या होगा, देखिए E बराबर E0 माइनस, देखिए बच्चों ध्यान से, E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF होता है, RT अपॉन NF होता है। अब N है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पे N की जगह आ जाएगा 2। तो E बराबर E0 माइनस RT अपॉन 2F ln, ऊपर तो आ जाएगा कॉपर, जो सॉलिड स्टेट में हमारा कॉपर है, और नीचे आ जाएगा ये Cu+2 जो एक्वस में है। ध्यान दीजिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए, ये जो हमारी जो ये समीकरण मैंने लिखी है, ये समीकरण होती है हमारे कैथोड पे। आप लोगों को पता है कैथोड पे अपचयन होता है, तो हमारे लिए जो वो निकल के आएगी, इलेक्ट्रोड विभव की जो समीकरण निकल के आएगी वो निकल के आएगी E बराबर E0 माइनस RT अपॉन N की जगह 2 रख देंगे, तो RT अपॉन 2F ln Cu जो सॉलिड अवस्था में है, कॉपर धातु है, और ये हो गया Cu+2। बेटा जो ये बड़े ब्रैकेट में क्लोज करके इनको दिखाया जाता है ना, ये यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं इनकी सांद्रता को। अब हमने बात की थी कि धातु की सांद्रता को इकाई मानी जाती है, यानी ये हमारा इकाई हो जाएगा। तो देखिए हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, E बराबर E0 माइनस RT अपॉन 2F ln और 1 अपॉन, ऊपर 1 हो गया, 1 अपॉन Cu+2 जो एक्वस फॉर्म में है। तो ये हमारी समीकरण हो गई। यही तो समीकरण ये है ना भाई, यही तो हम इलेक्ट्रोड विभव इस तरीके से निकालेंगे, यही तो चीज है। देखिए ये इस तरीके से निकल के आई है। तो ये तो हमने बात कर ली कैथोड के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनोड के लिए। एनोड आप लोगों को पता है कि एनोड जिंक का होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए एनोड के लिए हम लोग क्या हो गया, E(Zn+2 अपॉन Zn बराबर E0, यहाँ पे भी वही युग्म आ गया। देखिए ये युग्म है हमारा इलेक्ट्रोड युग्म Zn+2 अपॉन Zn माइनस RT अपॉन, यहाँ पे भी 2F होगा। यहाँ पे भी 2 क्यों आया, क्योंकि आप लोगों को पता है जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो 2F ln 1 अपॉन Zn+2। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप लोगों को। और ये जो हमने लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा है, अपचयन के फॉर्म में लिखा है, अपचयन विभव के फॉर्म में लिखा है। तो ये तो हमने बात कर ली कैथोड के लिए विभव की, ये हमने बात कर ली एनोड के लिए विभव की। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब हम लोगों को ज्ञात करना है सेल का विभव। आप लोगों को पता है कि जो सेल का विभव होता है ई सेल, हम लोगों ने पढ़ा है कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड, उसमें से माइनस कर दो ई एनोड को, यानी कैथोड के विभव में से, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से जो एनोड है उसके इलेक्ट्रोड विभव को माइनस कर दो। लीजिए भाई, कर दिया। हमारा कैथोड कॉपर का था, इसमें से माइनस कर दिया जो जिंक एनोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है उसके विभव को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीछे से जो पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने ये 2 समीकरण जो हमने प्राप्त की थी, ये देखिए ये वाली, ये समीकरण और एक इसकी यानी ये वाली समीकरण, तो हम इन दोनों का मान पुट कर देंगे। जो इन दोनों का जो ये मान है ये हम वहां पे सेल विभव में पुट कर देंगे। लीजिए भाई, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव की हमने ये समीकरण पुट कर दी। यहाँ तक कर दी। और ये हम लोगों ने किसकी कर दी, जिंक इलेक्ट्रोड की कर दी। अरे भाई ये वाली
कर दी ना हमने इसकी ई Cu+2 अपॉन Cu युग्म के लिए, और ये हमने पुट कर दी ई किसके लिए, Zn+2 अपॉन Zn इलेक्ट्रोड युग्म के लिए। लीजिए भाई हम लोगों ने रख दी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी RT/2F है, इसमें भी RT/2F है। क्लियर है? चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, इस RT/2F को आगे ले लेंगे भाई, इन दोनों के आगे RT/2F है, ठीक है, और दोनों ही ln के फॉर्म में है। तो लीजिए भाई हमने इन दोनों से आगे तो क्या ले लेंगे, RT/2F को ले लेंगे। और जो ये E वाला जो हमारा ये है E0 करके जो हमें ये दिखा रहा है, ये E0 Zn+2 अपॉन Zn और E0 Cu+2 अपॉन Cu, यानी इन मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम एक जगह ले लेंगे। चलिए भाई इसको आगे ले आएंगे, क्या होगी हमारी समीकरण, E सेल बराबर E0 Cu+2 अपॉन Cu, इसको आगे ले लिया, माइनस E0 Zn+2 अपॉन जिंक। इन दोनों में हमने RT/2F को बाहर ले लिया, ठीक है, और ये हमारी बची हुई इक्वेशन रह गई भाई, ये दोनों बच गई ना यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E सेल बराबर E0 सेल। भाई इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E0 सेल, यानी भाई देखिए बच्चों, E0 कैथोड और E0 एनोड, ठीक है बेटा। E0 का मतलब आपको पता ही है, यानी हम मानक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, यानी कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसमें से अगर एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग घटा देते हैं तो हमारे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाता है। तो हम इसे E0 सेल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, E0 सेल। E0 सेल का मतलब है हमारे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। लीजिए भाई हमारी समीकरण क्या हो गई, E सेल बराबर E0 सेल माइनस RT/2F ln, ये Zn+2 एक्वस, ये आ जाएगा ऊपर और अपोन में आ जाएगा Cu+2 एक्वस, जो एक्वस फॉर्म में है। ये हमारी समीकरण निकल के आ गई। देखिए बच्चों, ये हमारी क्या निकल के आ गई, किसी भी डेनियल सेल के लिए ये हमारी नैनसर्ट समीकरण निकल के आ गई है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो E0 सेल है वो मैंने आपको बता दिया है। E0 सेल क्या है, किसी भी सेल का मानक सेल विभव है। क्लियर है? जो E0 सेल है वो दोनों आयनों यानी कॉपर+2 एवं जिंक+2 की सांद्रता पे निर्भर करता है। यह Cu+2 आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर तो बढ़ता है। देखिए बच्चों, Cu+2 आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर तो ये बढ़ता है, एवं Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, आगे देखिए, इन सभी को देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो हमारी ये समीकरण निकल के आई थी, ये पीछे समीकरण निकल के आई थी, ये समीकरण हमारी थी एलएन फॉर्म में, यानी लॉग बेस जो ई है उसके फॉर्म में थी। अब अगर हम इसे log बेस 10 के फॉर्म में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे ना 2.303 से। तो अब देखिए आगे, यानी इसको लघु गुणक को, यानी सभी को लघु गुणक के 10 के आधार में बदलने पर, ठीक है, और ताप कितना रखने पर 298 केल्विन। तो देखिए अब क्या होगा, हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे। अरे भाई हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना। देखिए बच्चों, आर की वैल्यू हम लोगों को पता ही है, टी हमने 298 रख ही दिया, फेराडे स्थिरांक हम लोगों को पता ही है, और जो यहाँ एलन है इसको हमें बदलना है log बेस 10 में, तो गुणा कर देंगे 2.303 से। ठीक है, तो हमारे इस समीकरण ने क्या रूप ले लिया, देखिए बच्चों, अब हमारी समीकरण हो जाएगी ये, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log Zn+2 अपॉन Cu+2। तो ये हमारे देखिए, ये भी हमारे डेनियल सेल के लिए क्या निकल के आ गई, डेनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण निकल के आ गई है। तो देखिए ये दोनों समीकरण, ये वाली और ये वाली, दोनों समीकरण बच्चा सेम है। अगर पीछे वाली समीकरण की हम लोग बात करें, वो log बेस ई के फॉर्म में है और ये log बेस 10 के फॉर्म में है। ठीक है, देखिए बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए।
देखिए क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अतः एक सामान्य अभिक्रिया के लिए नैनसर्ट समीकरण निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए नैनसर्ट समीकरण कैसी लिखी जाएगी, देखिए ए प्लस बी बी, ठीक है, सी सी प्लस डी डी, ये कोई अभिक्रिया है। अब देखिए इस अभिक्रिया के लिए हम नैनसर्ट समीकरण क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस अभिक्रिया में ए बी सी डी, ये यहाँ पे क्या है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, क्लियर है। अब आप लोग देखिए इसके लिए हम लोग इस तरीके से नैनसर्ट समीकरण को लिखेंगे। और ये जो Q होता है, देखिए बच्चों Q क्या होता है, Q बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता के, यानी Q को हम ऐसे लिख सकते हैं C की घात C, D की घात D, ठीक है, A की पावर A और ये B की पावर B। इस तरीके से हम किसको लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस समीकरण को अब ऐसे लिखेंगे, E सेल बराबर E नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B, यानी हम ये रख देंगे Q की जगह, बेस Q की जगह ये मान रख देंगे हम लोग। लीजिए भाई, हमारी समीकरण ये हो गई, क्लियर है। अब आप लोग देखिए E सेल बराबर E नोट सेल माइनस, अब देखिए बच्चों हम R का मान रख देंगे, ठीक है, T का मान रख देंगे, F का मान रख देंगे, और जो ln है यानी जो log बेस E है, इसको log बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2.303 से गुणा कर देंगे, क्लियर है। तो देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, ठीक है। और देखिए बच्चों log Q की जगह जो Q है इस जगह हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log, और ये Q की जगह ये रख सकते हैं हम C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B, हम ये भी रख सकते हैं। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये नैनसर्ट समीकरण निकल के आ गई, क्लियर है। आई यहाँ तक की बात। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे नैनसर्ट समीकरण से किस तरीके से साम्य स्थिरांक का निर्धारण किया जाता है। भाई नैनसर्ट इक्वेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई कि नैनसर्ट इक्वेशन क्या होती है, नैनसर्ट समीकरण क्या होती है, और किस तरीके से डैनियल सेल पे इस समीकरण को लागू किया जाता है, और एक सामान्य अभिक्रिया की हम लोगों ने बात की थी कि उसके लिए हमारी नैनसर्ट समीकरण क्या निकल के आई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये नैनसर्ट समीकरण है इससे साम्य स्थिरांक का निर्धारण कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नैनसर्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक का निर्धारण। देखिए बच्चों, डैनियल सेल के बंद परिपथ में निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बंद परिपथ है तो क्या अभिक्रिया होगी, जिंक प्लस Cu प्लस 2, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में, Cu+2 कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, कॉपर में। आगे देखिए, समय के साथ साथ Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है तथा Cu+2 आयनों की सांद्रता घटती जाती है, और कुछ समय पश्चात Cu+2 एवं Zn+2 आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है तथा वोल्ट मीटर शून्य मान दर्शाता है। देखिए बच्चों, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, वहां पे एक तरीके से सांद्रता स्थिर हो जाएगी। उस परिस्थिति पर जो वोल्ट मीटर है वो शून्य हमें विक्षेप दिखाएगा, यानी शून्य मान दर्शाएगा। इससे सिद्ध होता है कि साम्यावस्था प्राप्त हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, साम्यावस्था प्राप्त हो गई। तो इस स्थिति में नैनसर्ट समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए नैनसर्ट समीकरण कैसे लिखेंगे अब, E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, N की जगह 2 रख दिया, भाई डैनियल सेल है, हमने उसके लिए जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 2 है तो N की जगह 2 रख दिया, log Zn+2 अपॉन Cu+2 रख दिया। आगे देखिए,
साम्यावस्था पर हमें पता है सेल विभव ई सेल का मान क्या होता है, 0 होता है। और n बराबर 2 मैंने बता ही दिया, ये हमने n बराबर 2 रखा है। चलिए भाई ई सेल बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे ई सेल की जगह हमने रख दिया 0, तो 0 बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग को ई नोट सेल पता करना है। भाई इधर ले आएंगे ई नोट सेल को, तो देखिए ई नोट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन 2F log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। ठीक है, आगे देखिए जो ये Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 है, इसको साम्यावस्था स्थिरांक यानी Kc के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, तो T बराबर 298 केल्विन पर क्या होगा, R व F का मान रखने पर हमारी समीकरण हो जाएगी ई नोट सेल बराबर 0.059 अपॉन 2 log Kc। भाई हमने Kc वैल्यू पुट कर दी ना। अरे भाई जो हमारा पीछे समीकरण में ये था, देखिए इधर ये जो हमारी इस इक्वेशन में ये थी Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2, इसकी जगह हमने साम्यावस्था स्थिरांक रख दिया, K बेस C रख दिया। लीजिए भाई हम लोगों ने रख दिया log Kc। ठीक है, तो अब देखिए log Kc, ये साम्यावस्था स्थिरांक हमें ज्ञात करना है, तो log Kc को इधर ले आएंगे, तो लीजिए log Kc बराबर 2 ई नोट सेल अपॉन 0.059। क्लियर है, अब हमें पता है डेनियल सेल के लिए जो मानक सेल विभव है उसका मान होता है 1.1 वोल्ट। क्लियर है, यानी ई नोट का मान है 1.1 वोल्ट। ये मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, लीजिए भाई क्या होगा। अब देखिए बच्चों, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये तो हमारा मान था log Kc का। अगर हमें Kc निकालना है, केवल Kc निकालना है, तो हम इस पूरे का क्या कर देंगे, एंटी लॉग कर देंगे। तो आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, Kc बराबर एंटी लॉग 2 ई नोट सेल अपॉन 0.059। अब इस ई नोट की जगह, अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था ना, ई नोट की जगह मैंने ये मान पुट कर दिया। ठीक है, तो चलिए भाई ई नोट की जगह जब 1.1 मान पुट कर दिया, तो अब हमारे लिए साम्य स्थिरांक क्या निकल के आएगा, Kc का मान क्या निकल के आएगा, 2 गुणा 10 की घात 37। ठीक है, तो ये हमारे डेनियल सेल के लिए हम लोगों ने क्या पता कर लिया, साम्य स्थिरांक पता कर लिया। और किस तरीके से पता किया, नैनसर्ट समीकरण की सहायता से। ठीक है, अब हम किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए बात कर लेते हैं कि किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए हम किस तरीके से साम्य स्थिरांक को ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, तो सामान्य अभिक्रिया के लिए हमारे साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या हो जाएगा, Kc बराबर एंटी लॉग एन ई नोट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, और एन आप लोगों को पता है प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी सामान्य अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए बच्चों, यह समीकरण सेल के मानक विभव एवं साम्य स्थिरांक के बीच में क्या दर्शाती है, संबंध दर्शाती है। देखिए समीकरण को ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपको जो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक विभव ई नोट सेल और जो हमारा साम्य स्थिरांक है, इनके बीच में एक रिलेशन प्रदर्शित कर रही है, एक संबंध प्रदर्शित कर रही है। क्लियर है, आई यहाँ तक की बात समझ में। आगे देखिए, विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक जो सेल अभिक्रिया है उसकी गिब्ज ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी भी जो सेल की हम लोग बात करें या सेल अभिक्रिया की बात करें, तो किसी भी सेल अभिक्रिया में प्रति सेकंड में होने वाला जो विद्युतीय कार्य होता है वो प्रवाहित होने वाले आवेश पर और वहाँ पे उपस्थित सेल के विभव के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है, अगर मान लीजिए किसी भी सेल से हमें अधिकतम कार्य प्राप्त करना है, तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे विद्युत का प्रवाह कैसे होना चाहिए, उत्क्रमणीय रूप से विद्युत का प्रवाह होना चाहिए। तो देखिए इन कंसेप्ट के आधार पे हम लोग देखिए गिब्ज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी सेल अभिक्रिया में प्रति सेकंड किया गया विद्युतीय कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हमने बात की। क्लियर है, यदि सेल से विद्युत का प्रवाह उत्क्रमणीय रूप से हो तो विद्युत कार्य की
अधिकतम होता है। तो किया गया जो विद्युत कार्य है वो कैसा होता है? अधिकतम होता है। तो विद्युत कार्य अधिकतम होता है। देखिए आगे, सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्ज ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पॉइंट पे कि किसी भी सेल के द्वारा जो किया गया उत्क्रमणीय कार्य होता है वो गिब्ज ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? W मैक्स, ठीक है, यानी अधिकतम कार्य की हम लोग बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कार्य की। तो W मैक्स बराबर माइनस डेल बेस में R G, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, आगे हमें पता है कि जो कार्य है वो NFE सेल के बराबर भी होता है, यानी W मैक्स बराबर NFE सेल के बराबर होता है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। यहाँ पे जो E सेल है वो सेल विभव है और जो NF है वो क्या है? प्रवाहित आवेश है। क्या है ये? प्रवाहित होने वाला आवेश है। अब बच्चों देखिए, इन दोनों समीकरणों को हम लोग बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को। चलिए भाई, दोनों समीकरणों को बराबर करने से क्या निकल के आएगा? माइनस डेल आर जी बराबर NFE सेल, ठीक है। यदि समस्त अभिक्रियाकारी स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई हो तो उस परिस्थिति में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट सेल हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हम क्या बोलते हैं उसको? मानक सेल विभव बोलेंगे ना। और इसी तरीके से डेल जी बराबर हो जाएगा डेल जी नोट, यानी अब हम बोलेंगे उसको मानक गिब्ज ऊर्जा। तो देखिए अब हमारा समीकरण क्या होगा? डेल आर जी नोट बराबर माइनस NFE नोट सेल हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम लोगों को पता है कि जो ई नोट सेल है वो बराबर होता है 2.303 RT अपॉन NF log KC के। ये हम लोग पढ़ के आए ना। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारी पीछे इक्वेशन थी उसमें ई सेल नोट सेल का मान रख देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में यहाँ पे ई नोट सेल का मान रख देंगे। रखिए भाई, लीजिए भाई, हम लोगों ने मान रख दिया। तो डेल आर जी नोट बराबर माइनस NF गुणा 2.303 RT अपॉन NF log KC रख दिया। NF से NF कट गया। लीजिए हमारी समीकरण क्या हो गई? डेल आर जी नोट बराबर माइनस 2.303 RT log KC हो गई। अभी देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये log बेस 10 के फॉर्म में है। अगर इसे log बेस E के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये 2.303 हम लोग हटा देंगे। लीजिए क्या आया? डेल आर जी नोट बराबर माइनस RT ln KC, ठीक है। तो ये हमारी मानक गिब्ज जो ऊर्जा है उसकी समीकरण निकल के आ गई। क्लियर है? अब देखिए, यह समीकरण गिब्ज ऊर्जा एवं साम्यावस्था स्थिरांक के बीच में संबंध दर्शाती है। देखिए बच्चों, गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा और साम्यावस्था स्थिरांक के बीच में संबंध दर्शाती है। इस प्रकार ई नोट सेल के मापन से हम अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल आर जी नोट को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज के जो तीनों टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। नैनसर्ट समीकरण और उससे किस तरीके से हमने साम्य स्थिरांक ज्ञात किया और किस तरीके से हमने किसी भी सेल अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा ज्ञात की। ठीक है। अब इससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।